अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर के फिजिक्स के पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2016 में पूछा गया था। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2016 के फिजिक्स के पोर्शन को, जिसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है इन इलास्टिक कोल्यूशन। ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट मोमेंटम रिमेन सेम। बी, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। C, momentum increases and kinetic energy remains same. D, only momentum remains same but kinetic energy changes. तो याद रहे कोलिजन की जो है वो दो टाइप्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं। एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां हमसे कहा जा रहा है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। तो वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में होंगे उन्होंने इस टॉपिक को डिटेल में समझा हुआ होगा। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 2 में कहा जा रहा है इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस देन जी विल बी। हमें कहा जा रहा है अगर जमीन की जो रेडियस है ना, जमीन की जो इस वक्त रेडियस है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए तो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इससे समझाता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जी बराबर होता है GME ओवर RE स्क्वायर, जिसमें ये जो RE है ना ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, अगर मैं इसको डबल करता हूं तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसका लिहाजा ये जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर हमारी जमीन की रेडियस जो है वो डबल हो जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स कम हो जाती है। तो यहां हमारे पास देखो मास को अंडरस्टूड हमें कांस्टेंट मानना होगा क्योंकि मास का यहां जिक्र नहीं किया। तो हमने कहा इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस देन जी विल बी। जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा जी ओवर 4। अब इस हिसाब से रिलेशन में आप करोगे, 3 टाइम्स कहेगा तो आप इसका स्क्वायर लोगे, 4 टाइम्स कहेगा तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम यहां हमारे पास जो है सिचुएशन में इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस देन जी विल बी, जी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम होगा। आगे, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ए में कहा जा रहा है DC इज कन्वर्टेड इनटू AC, बी में कहा जा रहा है AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, सी में कहा जा रहा है ब्लॉक AC अलाउ DC, डी ब्लॉक DC एंड अलाउ AC। तो जिन्होंने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पूरा चैप्टर डिस्कस हो चुका है तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन आपको मालूम होगी। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। Number 4, a projectile is fired for maximum range with initial velocity v0 equal to 20 meter per second. G की वैल्यू हमें यहाँ एंड G की वैल्यू हमें बताई जा रही है, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है प्रोजेक्टाइल की रेंज। अब प्रोजेक्टाइल इज फायर फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए इसको फायर किया गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड और G की वैल्यू बताई जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो भाई मैक्सिमम रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है R मैक्स बराबर होता है V0 स्क्वायर अपॉन G। अब V क्या है, 20 ना, तो 20 को 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और G की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10। तो ये से कैंसिल हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी आ रही है वैल्यू हमारे पास, 40 मीटर। मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है, 40 मीटर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका हमारे पास आंसर A projectile is fired for maximum range, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही थी, 40 आ रही थी, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो A 40 मीटर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ बॉल एंड रिटर्न with the same velocity in 0.01 second, find F on the bit।
हमें कहा जा रहा है एक बॉल है जिसका मास 0.2 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी जो बताई जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड है और वो स्ट्राइक कर रहा है एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी। बैट से जो है वो स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो रहा है कि सेम वेलोसिटी के साथ वो रिटर्न हो रहा है। हमें पूछा जा रहा है और इसकी वैल्यू बताई जा रही है 0.01 सेकेंड। हमें कहा जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन द बैट, हमें जो है वो बैट के थ्रू अप्लाई होने वाली फोर्स बतानी है। आप देखें भाई, फोर्स हमारे पास जो है ना, फोर्स हमारे पास जो होता है क्या होता है ma। अब यहाँ हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है और मास भी है, तमाम को वैल्यू को पुट करेंगे फोर्स आ जाएगी। अब मास हमारे पास जो है वो 0.2 किलोग्राम है, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 10 है और टाइम हमारे पास है 0.01 सेकेंड। अब जो है वो 10 को 0.01 सेकेंड में डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको जब मैंने 0.2 को 1000 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 200 न्यूटन है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो 200 न्यूटन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर किसमें ऑप्शन में हमारे पास 200 है या नहीं है। ओके भाई, हमारे पास जो है वो ऑप्शन में 200 न्यूटन, ऑप्शन में हमारे पास क्या है 200 न्यूटन हमारे पास क्या है ऑप्शन मौजूद है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसकी यूनिट है? ए में कहा जा रहा है पावर, बी में कहा जा रहा है प्लांक्स कांस्टेंट, सी में कहा जा रहा है एनर्जी और डी में कहा जा रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जूल सेकंड किसकी यूनिट है? जूल सेकंड हमारे पास जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट है। जूल सेकंड किसकी यूनिट है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट की। अगर जूल पर सेकंड होता तो पावर हो जाता, पावर। जूल सेकंड हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम या प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड। कम से कम वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सके उसके पार्टिकल्स, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइंडिंग एनर्जी, बी पैकिंग फ्रैक्शन, सी बाइंडिंग फ्रैक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। बाइंडिंग एनर्जी की ये डेफिनेशन है। अगला हमारे पास नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स ऑफ वेव इज। दो एंटी नोड के दरमियान, ये एमसीक्यू आपको मालूम है 2017 में भी रिपीट हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई एक लूप जो होता है वो आधी वेव के बराबर है, स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। अब जो वो दो लूप का मतलब जो होता है वो एक वेव है। अब जो वो ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है। अब कह रहा है दो बराबर वाले एंटी नोड के दरमियान का फासला, दो बराबर वाले एंटी नोड के दरमियान का जो फासला होता है वो आधी वेव के बराबर होता है। सेम इसी तरीके से दो बराबर वाले नोड के दरमियान का जो फासला होता है वो भी क्या है? आधी वेव के बराबर होता है। इसी तरीके से एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का जो फासला होता है वो λ/4 के बराबर होता है। अब इस एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है? इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड ऑफ वेव। दो एंटी नोड के दरमियान का फासला बताना है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? ए λ/2। λ/2 क्या है? इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है। ए प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, बी प्रेशर इज कांस्टेंट, सी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डी अमाउंट ऑफ हीट इज कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है? प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नंबर 10, इन विच प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इंटरनल एनर्जी किस में रहती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसका डिटेल लेक्चर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में अगर आप शामिल हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप में इसका पूरा डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है 11, an ideal heat engine operates in Carnot cycle between the temperature 227 degrees centigrade and 127 degrees centigrade. It absorbs 600 joule of heat energy. Find the efficiency of engine. हमें कहा जा रहा है एक आइडियल हीट इंजन है जिसके दो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एंड इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी। और कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 600 जूल। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। हमें एफिशिएंसी बतानी है। तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन का आपको मालूम है फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से है, 1
माइनस T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है। अब जो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को जो है ना, देखो T2 लो टेम्परेचर होता है, T1 हाई है। अब जो हाई है वो 227 है और लो जो है वो 127 है, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 1 माइनस 227 में अगर 273 प्लस करता हूँ ना, डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये हो जाता है 400। इसी तरीके से T1 जो है वो हाई टेम्परेचर होता है, तो 227 है, इसमें अगर मैं 273 प्लस करता हूँ तो ये हो जाता है 500। अब 400 डिवाइडेड बाय 500, देखो ये 0 0 से क्या हो गया, कैंसिल। अब ये हमारे पास 4 को अगर मैं 5 से वो करता हूँ तो ये हो जाता है 0.8, 1 माइनस 0.8, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। 1 में से 0.8 माइनस करता हूँ 0.2 हो जाता है, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एफिशिएंसी का आंसर कितना आ जाता है, एफिशिएंसी का जो आंसर है वो 20% आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब्स 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। हमें एफिशिएंसी बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया था, 20% आया था ना, 20% आया था, ओके भाई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 20% इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे इसमें कहा जा रहा है अ चार्ज Q is enclosed in Gaussian sphere if radius r, if its radius is double then phi is। ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। हमें कहा जा रहा है एक चार्ज Q है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज है और उसकी रेडियस थी r। हमें कहा जा रहा है कि उसकी रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा गॉसेस लॉ का हमारा डिटेल लेक्चर सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड है, और वो बच्चे जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल होंगे वो उसको डिटेल में समझेंगे। और ये सवाल बहुत ही आसान है, याद रखिएगा गॉसियस सरफेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बाकायदा हम प्रूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमेन सेम, डी इज द करेक्ट आंसर। रिमेन सेम, रेडियस को डबल करो, छोटा करो, कुछ भी करो, फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे नंबर 13, if positive terminal of the battery is connected with P terminal and negative terminal is connected with N terminal of the diode, then अब डायोड में आपने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का डिटेल टॉपिक जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में आपने समझा हुआ है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें क्या करना होता है, P को जब हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो बायसिंग कौन सी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास है, ए इज द करेक्ट आंसर, फॉरवर्ड बायस विल अकर। आगे हमारे पास नंबर 14 इसी चैप्टर से है, पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म बाय द डोपिंग ऑफ। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, तो आपने याद रखिएगा एक्सेप्टर डोपिंग और डोनर डोपिंग का जो है वो डिटेल लेक्चर आपने समझा हुआ है। तो एक्सेप्टर डोपिंग और डोनर डोपिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कौन सी डोपिंग होगी, पी टाइप सब्सटेंस के लिए एक्सेप्टर डोपिंग होती है, और एक्सेप्टर डोपिंग में हमारे पास ग्रुप 3A के एलिमेंट शामिल होते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें तलाश करना है कि कौन से दोनों एलिमेंट जो है वो ग्रुप 3A वाले हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये ग्रुप 5 वाले हैं। अगर यहाँ एन टाइप पूछता तो ये ऑप्शन होता। लिथियम तो हमें मालूम है कि ये तो ग्रुप 1A का है, वो तो शामिल ही नहीं होते हैं। सोडियम भी ग्रुप 1A का, ये नहीं होगा। तो हमारे पास गैलियम और इंडियम, गैलियम और इंडियम जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी एक्सेप्टर डोपिंग में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। डिटेल लेक्चर के लिए आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, गैलियम एंड इंडियम। नंबर 15, अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड इट इमिट्स। ब्लैक बॉडी को जब हम हीट अप करते हैं वो क्या इमिट करती है, ए अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, बी विजिबल वेवलेंथ, सी इंफ्रारेड वेवलेंथ, डी ऑल ऑफ दिस। ब्लैक बॉडी को जब हम हीट अप करते हैं तो उसमें से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन निकलती है, विजिबल रेडिएशन भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड, वहाँ तमाम वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ दिस। नंबर 16, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है तो आपने कॉन्वेक्स लेंस अंडरस्टूड है, समझना है, वरना माइनस में होती तो कॉनकेव होता। एन इमेज इज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर आपको याद हो लास्ट टाइम 2017 वाले पास पेपर में इसी टाइप का जो है वो हमने क्या किया हुआ है, इसी टाइप का हमने जो है वो एमसीक्यू वहां डिस्कस किया हुआ है। तो ये एमसीक्यू आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका ऑप्शन बताएं, सही है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी बनाते हैं ना, ऐसा ना हो कि मैं ही सारे सॉल्व कर दूं तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो आपने मुझे कमेंट में इस एमसीक्यू का क्या करना है, आंसर बताना है। फोकल लेंथ 30 है, मैग्निफिकेशन 5 है,
और आपने बताना है फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करते हैं आप इसमें सही आंसर देंगे क्योंकि इसी टाइप का सवाल मैंने लास्ट टाइम सॉल्व भी करवाया। फिर इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है 17 में H -273 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा क्योंकि 0 केल्विन से लोअर टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आइडियल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास पास पेपर का जिन्होंने पेपर टाइप किया उन्होंने मिसिंग की है, थोड़ी सी मिसप्रिंट की है। तो हमने कहा H -273 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, 0 हो जाएगी। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे इसमें कहा जा रहा है इफ अ चार्ज E इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमें कहा जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस ऑफ द सर्कल का क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन वाले टॉपिक से है। उसमें हमने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो डिटेल में ये चीजें डिस्कस की हैं और यहाँ इसका सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पूछा गया और इसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर, mv/EB। डिटेल लेक्चर के लिए आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रुप में करवा सकते हैं। नंबर 19, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज यूज्ड फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ। सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो किसकी डिफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ए एक्स-रेज, बी ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, सी वाइट लाइट, डी बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो ब्रैग नाम के साइंसदान ने एक्स-रेज की डिफ्रैक्शन के लिए क्या किया था, इस्तेमाल किया था। लिहाजा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी है, बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। नंबर 20, अ मास attached to a string rotated at a constant speed in a horizontal circle will fly off at tangent the string break, this is due to। हमें कहा जा रहा है एक मास था, उसको धागे से हमने बांधा और उसको घुमाया, घुमाने के बाद जैसे ही उसका धागा जो है वो कट किया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या होता है, आगे बढ़ता है। देखो भाई मैं अगर आपको डायग्राम से थोड़ा बताऊं कि भाई एक मास था, उसको आपने ऐसे घुमाया, जैसे ही धागा टूटा ना, भाई धागा था ना, आपने इसको बांध के घुमा रहे थे, जैसे ही धागा कट किया तो वो अलोंग द टेंशन चला जाता है। वो अलोंग द टेंशन क्यों जाता है, हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है, ए इनर्शिया, बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी सेंट्रीपिटल फोर्स और डी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो अपनी इनर्शिया की वजह से क्या हो जाता है, अलोंग द टेंजेंट चला जाता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है नंबर 21, as the plates of parallel plate capacitor move closer together the capacitance। हमें कहा जा रहा है as the plate of parallel plate capacitor move closer together the capacitance will। अब भाई देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट है ना, दोनों प्लेट को जब हम करीब लेकर आते हैं उसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब देखो भाई गौर से देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब ये दोनों प्लेट के दरमियान, ये एरिया ऑफ प्लेट को शो कर रहा है, ये दोनों के दरमियान मीडियम को शो कर रहा है और ये दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब दोनों प्लेट को हम करीब लेकर आएंगे मतलब डिस्टेंस कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मूव क्लोजर टुगेदर द कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। कैपेसिटेंस जो होगी ए इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। Number 22, a power line of 3 kilowatt electric wire is connected across 250 volt. How much current does the wire take? एक पावर ट्रांसमिशन है जो कि 3 किलोवाट का पावर दे रहा है, यानी 3000 वाट, और इसको 250 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, करंट बताना है हमें। तो आपको मालूम है कि P बराबर होता है किसके, VI के। अब पावर हमारे पास है 3000 और वोल्ट यहाँ जो है वो 250 वोल्ट है ना, वो वहाँ चला गया 250। अब जो है वो हमें क्या करना है, हमें चाहिए अब करंट। तो आपने क्या करना है, 3000 को 00 से कैंसिल हो गया। अब आप जो है वो क्या करते हैं, 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 होता है। अब ये 300 है तो लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, 12 एम्पियर। हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 एम्पियर। तो अब देखते हैं 12 एम्पियर का ऑप्शन है या नहीं है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी से करेक्ट आंसर 12 एम्पियर हमारे पास ऑप्शन में है।
23 में हमें कहा जा रहा है हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रोसेस है वो किस लॉ पर बेस करता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हुक्स लॉ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, सी में कहा जा रहा है स्टोक्स लॉ और डी में कहा जा रहा है पास्कल्स लॉ। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, पास्कल्स लॉ। और ये मैट्रिक फिजिक्स की बुक के अंदर जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी, तो वहां से लिया गया। नंबर 24, if the angular momentum of a system is conserved, then the net torque acting on the system is, हमें कहा जा रहा है if the angular momentum of a system is conserved, then the net torque acting on the system is, angular momentum अगर कंजर्व रहता है तो टॉर्क क्या रहता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्या है? स्टेटमेंट है। if the angular momentum of a system is conserved, भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाला टॉर्क जब जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये इन्होंने रिवर्स बात की है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, जीरो। अगला एमसीक्यू हमारे पास है द वर्क डन इन मूविंग body from one plane to another in a gravitational field is independent of, हमें कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं इन अ क्लोज लूप। ए में कहा जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, द अप्लाइड फोर्स, द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डी में कहा जा रहा है पावर कंज्यूम। तो ये स्टेटमेंट है कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है? वो फील्ड जिसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करता हो, रास्ते पे डिपेंड ना करता हो, वो फील्ड क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास वही डेफिनेशन दी हुई है और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड की क्या होती है? एग्जाम्पल होती है। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां जाकर एनएडी यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के 2016 के तमाम एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।